हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लगातार तैयारी कर रहे हैं WB टेट की। और लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और 11 दिसंबर को आप लोगों की परीक्षा है। और लगभग डेली हम लोग 150 नंबर की एक मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2.5 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, जो कि रियल टाइम एग्जाम है। तो हम लोग अगर 2.5 घंटे में मैं और रतन सर मिलकर सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी समय होगा प्रैक्टिस करने के लिए। ये पहला यूट्यूब चैनल है जहां हिंदी और इंग्लिश में WB टेट की पढ़ाई हो रही है। और दूसरी बात, पहला ऐसा चैनल है जहां पे 150 नंबर का पूरा मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है। और आप लोग ये बड़ी शिद्दत के साथ जो है लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो सेशन है यहाँ मैं लेकर आया हूँ आज बहुत ही खास EVS के सवाल। ये समझिए सजेशन का महाब्रह्मास्त्र होगा। जी हाँ, सजेशन का WB टेट 2022 के स्टैटिक EVS के लिए महाब्रह्मास्त्र चलाने जा रहे हैं, जहां मैंने पूरे EVS के क्वेश्चंस को मैंने समराइज किया है। बहुत सारे ढेर सारे और नए सवाल, शानदार सवाल जो एक्सक्लूसिवली बेस्ड है WB टेट के न्यू EVS के स्टैटिक सिलेबस के ऊपर। इससे हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। जो आप सोचते हैं ना कि हम EVS कहाँ से पढ़ें, कहाँ शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, तो ये पूरी दिक्कत ही आज दूर हो जाएगी। आप सब इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं मेरे साथ। सबको जितनी जल्दी हो सके सबको मैसेज कर दें व्हाट्सएप, अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टा या कहीं भी आप हो, सबको शेयर कर दें ताकि सबको ये पता चल जाए। शेयर ज़रूर कर दें। बहुत लोग ये कहते हैं कि कोई शेयर ही नहीं करता, हमें मिलता नहीं है, बहुत देर हो गई है। कल या परसों ही उनको चैनल मिला है जो यहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मेरे साथ जवाब करें और जल्दी जवाब करेंगे। जी हाँ, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। और मैं आपको साइड बाय साइड जो है आपको आंसर भी बताता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस EVS का सजेशन का WB टेट 2022 11 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए सजेशन का महाब्रह्मास्त्र, ठीक है। टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे। एक तरह से मैं इसे कहता हूं 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आज इस सेशन में हम लोग 150 क्वेश्चन लेंगे और इसके सेकंड वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग है, ठीक है। हेलो, सबको जुड़ जाइए फटाक से और चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जब आप सवालों के उत्तर दें तो नंबर डाल के आंसर दें। इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं तो पता नहीं चलता है कौन आगे है और कौन पीछे है। तो नंबर डाल के आंसर करें। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। और आपका पहला सवाल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखिएगा, आपको पूछा इसमें से कौन है जो एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल का, ठीक है। क्या है? नॉन रिन्यूएबल का और नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो ये आपको आंसर देना है कि ये जिसे हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि जो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाता है लेकिन प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करें, 5 सेकेंड से ज्यादा मैं आप लोगों को समय नहीं दूंगा। इसी में देख ले आप लोग कितने पानी में हैं एग्जाम्स के पहले, और इसको पूरा करने के बाद EVS की पूरी कहानी खत्म। जी हाँ, जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा नॉन रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। जी हाँ, हमारा जवाब होगा कोयला और पेट्रोलियम, जो बहुत ही सीमित संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है, सीमित मात्रा में है, इसलिए सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगला है, द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये चिपको आंदोलन जो है, जो पेड़ जो कट रहे थे, जंगलों को हटाया जा रहा था, इसे बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? सवाल आपका ये है। जल्दी इसका आंसर करें, फटाफट जवाब दें। जी हाँ, बताएं। द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहां पे शुरू हुआ था बताइए। और मैंने अपने सारे वीडियो में इसका आंसर दे रखा है, आपको सिर्फ इसका आंसर देना है। जल्दी करें इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है हमारा चमोली। सही जवाब क्या है हमारा? उत्तराखंड के चमोली। और SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है। और जवाब करें कि वन महोत्सव इंक्लूड, वन महोत्सव जो होता है, वन महोत्सव में किसे शामिल करते हैं? प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, पौधों को बोना भी है, उन्हें बचाना भी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कर्टेल्ड, पेड़ों को जो काटा जा रहा है इसे कम करना है।
रीस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर, हरी पट्टी को दोबारा वापस लाना है, घास के मैदान बनाने हैं, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से कीजिएगा, वन महोत्सव स्पेशली किस चीज के लिए लाया गया था? ठीक है, सवाल आपसे पूछा है, वन महोत्सव इंक्लूड्स, ठीक है, ये हर साल जो है जुलाई के महीने में एक सप्ताह के लिए जो है इसे स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और ये लगभग 1950 ईस्वी में बाय डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा जो है इसे नेशनली इनिशिएट किया गया था, जो उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो वन महोत्सव जो है एक पैन इंडिया ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जो हर साल जुलाई के महीने में शुरू किया जाता है। तो ये क्या है? इसका आंसर होगा हमारा प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, ठीक है। ऑल द अबव नहीं होगा, जो लोग दे रहे हैं वो गलत है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1952, 1988, 1980 और 1970, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मैंने इसका पहले भी ये सब करवा दिया है, बताइए क्या होगा, जल्दी करें, ठीक है। 25 अक्टूबर 1980, जी हाँ 25 अक्टूबर 1980 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है लागू कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल आप लोग जवाब करें कि जब पूछा गया है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, हम लोग कर चुके हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जी हाँ, सही आंसर क्या होगा हमारा 1972 यानी 1972। अगला सवाल है द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में लागू किया गया था, इसके प्रावधान क्या क्या है? प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड एनिमल्स, कॉन्स्टिट्यूट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज्ड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, या ऑल द अबव, या फिर है ऑल द अबव। जल्दी इसका आंसर करें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होगा, जल्दी बताएं इसका आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। क्या होगा? ऑल द, सभी कुछ है इसमें। जो स्पेसिफाइड एनिमल है उनका शिकार पे रोक लगाना है, उन्हें मारने पर रोक लगाना है, सेंचुरी बनाना है, नेशनल पार्क बनाना है, और वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन उसके लिए क्लोज्ड एरियाज बनाने हैं, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो खतरे में है, जो जिनका अस्तित्व मिटने कगार पे है, उन्हें बचाने के लिए स्पेशल स्कीम भी लानी है, ठीक है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल, फॉसिल यानी कि जीवाश्म, फ्यूल माने ईंधन, जीवाश्म से मिलने वाला ईंधन है, कौन है? तार, कोल, पेट्रोलियम, ऑल द अबव, बताइए। फॉसिल यानी कि जीवाश्म, सैकड़ों साल तक जीवाश्म जो है धरती के अंदर दबे रहते हैं और प्रेशर की वजह से वो जो है फ्यूल में बदल जाते हैं, तो कौन कौन है? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है ऑल द अबव। चाहे तार हो, तार भी जो है एक काले रंग का एक तत्व होता है जो ज्यादातर कोयले से ही निकाला जाता है, तो तार भी है, कोल भी है और पेट्रोलियम भी है, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी कई कारणों से, अगर मान लीजिए आप जंगल काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है, मिट्टी बर्बाद हो जाती है, बारिश या बाढ़ में पूरी तरह से बह के निकल जाती है, मिट्टी बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इससे हम लोग रोक सकते हैं। लैंडस्लाइड वगैरह है उससे भी मिट्टी का अपरदन होता है, कैसे रोक सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रोइंग, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। आसान सा सवाल है, जवाब दे इसे, आसान सा सवाल है बिल्कुल, और जल्दी जवाब दे, नंबर दे के जवाब दे। बिल्कुल सही जवाब एफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना ज्यादा हो पेड़ पौधे लगा के आप जंगल को तैयार कीजिए, ठीक है, उसे कहते हैं एफॉरेस्टेशन यानी कि वन बनाना। और डिफॉरेस्टेशन इस चीज का उल्टा होता है, यानी कि जंगल को काट देना। ओवर ग्रोइंग माने बहुत ज्यादा उगाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने है, और देखें और इसका जवाब करें, ठीक है। ये जो है ये पूरी तरह से आप लोगों का एक रिवीजन हो जा रहा है। आप लोग कहां पढ़ेंगे, अलग से कहां मिलेगा इतना सब कुछ, कैसे इकट्ठा करेंगे, समय नहीं बचता है। पूरी रिवीजन हम लोग करा देंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी से लेके आपके लास्ट तक का पूरा रिवीजन की जिम्मेदारी काबिल एकेडमी की है। पूरा रिवीजन कराएंगे ताकि आपको ना कहीं भटकने की, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां मिलेगा आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? कूलिंग ऑफ अर्थ,
ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, वार्मिंग ऑफ अर्थ, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें फटाफट, जल्दी करें। याद रखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर CO2 के कारण या किसी चीज कारण जो है अल्ट्रावायलेट रे का जो गर्म हो जाता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, जल्दी आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली है ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, यानी कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, जो आती तो हैं और लेकिन वो वापस नहीं जा पाती, कुछ जा पाती हैं कुछ नहीं जा पाती, जिससे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसका तापमान बढ़ने के चलते जो है पृथ्वी जो है धीरे धीरे गर्म हो रही है और ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो इससे कई सारी समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, रेजिंग ऑफ ओशन लेवल, सिंकिंग ऑफ आइलैंड, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी आंसर करें, सवाल बहुत अच्छे हैं, जल्दी आंसर करें, क्या होगा आंसर बताएं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो जो पोलर आइस जो है, बर्फ है, वो पिघलने लगेगी। उसके पिघलने से क्या हो गया, नदियों का लेवल, समुद्र का लेवल जो है बढ़ने लगेगा, है ना, आइलैंड जो है डूबने लगेंगे, यानी कि ऑल द अबव, और ये खतरे की घंटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखें जरा। कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेज इज, यानी गांव में जो आम ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? क्या वो कोल है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वुड एंड एनिमल डंग है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर करें, ठीक है। गांव की बात कर रहे हैं हम, गांव में गांव वालों के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कौन होता है? जल्दी जल्दी आंसर करें, फटाफट आंसर करें। सही जवाब है वुड एंड एनिमल डंग, यानी कि उनका सही है कि जो जंगलों से वो लकड़ी काट के लाते हैं और जो गाय का जो गोबर होता है उसे सुखा के उसके उपले बना के उन्हीं से खाना बनाते हैं, और कई तरह के पर्पस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। मच्छरों को भगाने के लिए, आंगन को लेपने के लिए, कीड़े मकोड़े उससे दूर रहे और बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी भी दिखे, उसके लिए करते हैं, वही उनका स्रोत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सारे के सारे रिवीजन हो रहे हैं। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड, कहाँ इसकी स्थापना हुई है? बताइए। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, कहाँ पे हुई है? बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब होगा इसका उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, जवाब करें इसका क्या होगा, ठीक है। सॉइल एरोजन इज कॉज्ड बाय, मिट्टी का अपरदन किस कारण से होता है? क्या उसका कारण डिफॉरेस्टेशन है, क्या फार्मिंग एंड माइनिंग है, क्या ओवरग्रेजिंग बाय कैटल है, कि ऑल द अबव है, कि सभी इसके कारण है? जल्दी आंसर करें। पूरा आपको रिवीजन में करवा दे रहा हूं ताकि आपको ना एग्जाम्स के पहले ये पढ़े कि वो पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हम है ना यहाँ आपके लिए, आप चिंता किस लिए करते हैं, सब करवा देंगे आपको। आप एग्जाम में जाइए, आपका परीक्षा देखिएगा, आप जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपका एग्जाम, बहुत अच्छा होगा आपकी परीक्षा। बोलिए, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सवाल होगा ऑल द अबव। अब जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, हाँ, पशुओं के द्वारा जो है जितना ग्रेजिंग होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है, पशु बहुत ज्यादा चर रहे हैं, घास के मैदान खत्म हो जा रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है, मिट्टी ढीली होके बह जा रही है कि नहीं? ऑल द अबव। यहाँ पे है डैश, डैश फिल द ब्लैंक्स है। डैश इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आखिर किसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करते हैं? तार का, कोल का, पेट्रोलियम का, ऑल द अबव का? ठीक से जवाब करें, ठीक है। किसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए हम लोग करते हैं? बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तार, कोर, पेट्रोलियम, ऑल द अबव। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कोल, यानी कोयला। कोयला का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, सबको पता है, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है 15 और 16। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड, बायोगैस को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? वर्मी गैस, मीथेन गैस, गोबर गैस, गोबल गैस, क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे? डैश इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ, बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं बायोगैस को और हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? फटाफट बताइए, ठीक है, बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गोबर गैस। गोबर गैस को भी हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं। द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड, बोला कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म जो है फ्यूल के रूप में बदल जाता है, सैकड़ों हजारों करोड़ों साल के बाद धरती के नीचे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में वो बदल जाता है, फॉसिल फ्यूल हो जाता है। लेकिन जिस टेक्निक से इस फ्यूल को निकाला जाता है जमीन से बाहर, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं, हाइड्रोलिक फ्रैक्शन कहते हैं, हाइपो ड्रिलिंग फ्रैक्शन कहते हैं?
फॉसिल फ्यूल जमीन के नीचे करोड़ों साल से दबे हुए जीवाश्म जीव पेड़ पौधे की जो जीवाश्म है वो ईंधन के रूप में काम आता है, बदल जाते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे वो तार हो, चाहे कोल हो, कुछ भी हो, सब जीवाश्म है। उसे निकालना तो पड़ता है ना। तो फॉसिल फ्यूल को जिस टेक्निक से निकाला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ से ये वीआईपी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? वीआईपी सवाल है। बताएं इसका आंसर क्या होगा? द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के द्वारा ही फॉसिल फ्यूल को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और 17 में क्या पूछा है कि अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ नियरली ऑफ वाटर, कितने % वाटर से पृथ्वी की सतह जो है ढकी हुई है? पृथ्वी की सतह जो है ढकी हुई है 70, 74, 72 और 73। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर करें, क्या होगा? बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रिपरेशन है आप लोग का। इस बार तो बेड़ा पार, सब पास। 70% पृथ्वी का सरफेस जो है वो पानी है। ठीक है, आगे हाइड्रो पावर प्लांट्स, यानी कि जो पानी से जो प्लांट्स चलता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। वहां पे क्या करते हैं? बहता हुआ पानी जो होता है ना, बहता हुआ पानी क्या में होता है? मोशन में होता है। और जो चीज मोशन में होती है उसमें काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा होती है। जो चीज स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे डैम में रखा हुआ पानी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे डैम खोलते हैं मोशन में आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। काइनेटिक एनर्जी जब नीचे आता है तो डायनामो नाम के मशीन को घुमाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि डायनामो जो एक मशीन है, मैकेनिक है, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। वो मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो डायनामो घूमता है तो उससे बिजली पैदा होती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होता है जब कि हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू क्या? मैकेनिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या में कन्वर्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, आंसर हो जाएगा मैकेनिकल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज द। हम लोग जो बारिश के पानी को हार्वेस्ट करते हैं, उसे बचा के रखते हैं, उसे स्टोर करते हैं, इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पर्पस क्या है? आखिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं? मैंने पढ़ाया है अपने क्लास में और मेरे सारे स्टूडेंट जवाब देंगे। गार्डन्स, वेल्स, कैनाल्स, ग्राउंड वाटर टेबल, किसे रिचार्ज करने के लिए, किसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं? जवाब दे, जल्दी जवाब दे, क्या होगा इसका? जी हाँ, ये हो जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है उसको दोबारा रिचार्ज किया जा सके, ताकि हर घर तक, लोगों तक पानी की जो पहुंच है, कुएं में पानी रहे, तालाब में पानी रहे। जमीन के नीचे पानी होने से हर एक के पास पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने से है। किससे है? ये हो गया। अगला सवाल है डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड। मैंने आप लोग को वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट अलग से पढ़ाया है, पूरे एमसीक्यू पूछा है। किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, जो इसका निपटारा हम लोग करते हैं, इसे फेंक देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे वेस्ट कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं, वेजिटेबल वेस्ट कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। बताइए क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है उसे हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। और कल के 150 नंबर के जो सेट था उसमें ये सवाल था, उसमें ये सवाल आया था, हमने यही आंसर किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या पूछा कहला है? रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीवेज वाटर। नालियों की पानी, गटर की पानी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटा देना, यानी कि उसे साफ कर देना, क्या कहलाता है? एरेशन, प्री स्क्रीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्लज रिमूवल। बहुत ध्यान से इसका जवाब करें। क्या कहते हैं? गटर के पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही जीवाणु पैदा करते हैं उसको हटाना क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जवाब दे इसका। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब क्या होगा? डिसइंफेक्शन, जिसमें यूवी रेज
अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करके गटर के पानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है, उसे डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है पूरे पानी को। कह रहा है प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। ये भी मैंने अपने सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट के क्लास में और उसके एमसीक्यू में पढ़ाया था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो डिकम्पोज होके प्रकृति में विलीन नहीं हो पाता है, उसे जलाने की प्रक्रिया को, ठीक है, बर्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या उसे कंपोस्टिंग कहते हैं, इंसिनरेशंस कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं, सैनिटरी लैंडफिलिंग कहते हैं? सब मैंने पढ़ाया है, सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। बताइए प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन का तो मतलब ही होता है जला देना। क्या होता है? जला देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं 25 और 26। देखिए आप लोग, सवाल है डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, यानी कि जो जंगल उजाड़ लिए जा रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं, इससे क्या कारण है? ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्यूल इज अनदर रीजन, ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान सवाल है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर देके इसका आंसर करें। जी हाँ, सही जवाब है ऑल द अबव। सारे कारण है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कल्टीवेशन शिफ्ट हो रहा है, फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है। आए दिन आप अखबारों में, न्यूज़ में सुनते होंगे जंगलों में आग लगी है, विदेश में, देश में, कहीं भी। ठीक है, डैश इज एन एलिक्सियर ऑफ लाइफ, ये जीवन के लिए एक अमृत है। किसे हम जीवन के लिए एक अमृत कहते हैं? किसे हम जीवन के लिए एक अमृत कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल, आसान जवाब, बिल्कुल सही। क्या है? पानी। जल के बिना जल ही जीवन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वाटर इज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस। क्या कह रहा है? डिफॉरेस्टेशन आमतौर पे घटा देता है। क्या? रेनफॉल को, ड्रॉट को, सूखे को, ग्लोबल वार्मिंग घटा देता है, सॉइल एरोजन को घटा देता है। ठीक है, सारी चीजें उल्टी ही लिखी हुई हैं। आंसर क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन आखिर किस चीज को डिक्रीज कर देता है, यानी कि घटा देता है कि नहीं? जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 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 क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या करता है हमारा? जवाब दीजिए जी। क्या करता है? रेनफॉल। यानी अगर आप जंगल पे जंगल काट देंगे ना, तो क्या होती है? बारिश की जो मात्रा है वो घट जाती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे जो है, कहा जाता है कि एक तरह से बारिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके साइंटिफिक रीजन भी है, साइकोलॉजिकल रीजन भी है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी पे जो पानी है, ठीक है, उसका वो कितनी है? 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.8 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 2 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज क्या होगा? जल्दी बताएं। एक टेक्निकल सवाल है, ठीक है, सीधे सीधे इसका आंसर होगा जी। सही जवाब होगा 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है पृथ्वी के पूरे पानी का वॉल्यूम है। रिवीजन हो रहा है, आप सबका रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को देखें। 27 का पहले आंसर करें। डैश परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर, पृथ्वी की सतह का इतना परसेंट जो है पानी से भरा हुआ है। कितना परसेंट पानी से भरा हुआ है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दे। डैश परसेंट क्या, यहाँ जो ऑप्शन दिया है आपको इस ऑप्शन में से चुनना है। डैश परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? 77%। डैश परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन, कितने परसेंट पानी की इंसान को जो है जरूरत पड़ती है? 1%, 2%, 3%, 4%। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, डैश परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन। ठीक है, कितने परसेंट पानी की जरूरत पड़ती है? ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन? जल्दी बताएं इसका आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर 1%। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, तमिलनाडु। बताइए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? बहुत ही शानदार सवाल है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? और ये सीधे सीधे हम लोग के पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। जी हाँ, सही जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी आंसर करें। सही जवाब क्या होगा? ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग BSI कहते हैं। पूछ सकता है कि इसका
जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किस साल एस्टेब्लिश किया गया था, किस साल एस्टेब्लिश किया गया, जवाब दीजिए इसका। 1870, 1880, 1890, 1990, कौन सा इसका जवाब होगा। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था, किस साल स्थापित हुआ था जी। सही आंसर है 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। पूरी की पूरी रिवीजन आपकी चल रही है, पूरी रिवीजन, और कम से कम यहाँ पे रिवीजन तो है ही, और साथ में 60 to 70% क्वेश्चन जो है मैं नए दे रहा हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। डैश % ऑफ वाटर प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल बॉडी, कितना % वाटर जो है प्लांट और एनिमल बॉडी में होता है। डैश % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। बताइए यहाँ जो परसेंटेज है उसके हिसाब से कितना % पानी पौधे या जानवर के शरीर में, एनिमल के शरीर में उपलब्ध है, कितना होगा। आंसर करें, जल्दी आंसर करें। सही जवाब है 60 to 65%। ऑफ द टोटल रेनफॉल, जितनी बारिश होती है, डैश % ऑफ रेन फॉल्स ऑन द सी, ठीक है। तो ऑफ द टोटल रेन फॉल्स, डैश % ऑफ रेन फॉल्स ऑन द सी, जितनी बारिश होती है उसका इतना % जो है समुद्र में होती है बारिश, कितना 57%, ये 67%, 77%, 87%। बताइए 32 का आंसर जो है, 32 क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आपका आंसर जो है क्या होगा, बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो ऑफ द टोटल रेन्स डैश % ऑफ रेन फॉल्स ऑन द सी, कितना % बारिश जो है समुद्र में, समुद्र के ऊपर होता है। जवाब दे इसका। सही जवाब है सी नंबर 77%, 77%। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं और देखते हैं इस सवाल का जवाब हम लोग का क्या होगा। सवाल है डैश ऑफ वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम सी सरफेस, कितना % पानी की भाप जो है वो समुद्र तल से उठती है। 54%, 64%, 74% और 84%। 33 का सवाल का जवाब दे क्या होगा। डैश ऑफ वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम सी सरफेस, जल्दी करें और जल्दी जवाब दे इसका। कितना % पानी समुद्र की सतह से ऊपर उठता है। सही जवाब है 84%। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस विच शेप्स द अर्थ सरफेस फेस एंड रेगुलेट आवर क्लाइमेट। मैंने वो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कौन है जो हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से शेप करता है, हमारे जलवायु को उसे रेगुलेट करता है। फॉरेस्ट रिसोर्स, फूड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। बताए कौन जो ऐसा चीज है, नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी पृथ्वी को एक रूप देता है, उसको शेप देता है, ठीक है। हमारी पूरी पृथ्वी का शेप, उसका क्लाइमेट, सब कुछ इसी की वजह से रेगुलेट होता है। और बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि फॉरेस्ट, यानी कि हमारा जंगल। जितनी ज़्यादा जंगल होगी उतनी हरियाली और उतनी खुशहाल भरी वो देश होगा, जैसे कि भूटान है कि नहीं। तो आगे देखें क्या है, आगे है डैश % ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कितना % पानी खेती के लिए इस्तेमाल होता है। 63, 73, 83, 93। करें इसका आंसर कितना होगा। डैश % ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। जल्दी बताएं, बताएं क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करें, पूरी की पूरी रिवीजन हो रही है आपको, है ना। कहते हैं ना लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस, है ना, बहुत बड़े परिणाम को सामने लेके आता है, बहुत बड़े रिजल्ट्स को सामने लेके आता है, ठीक है ना। इसलिए सक्सेस जो होता है, सक्सेस कुछ नहीं है, सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल योर लिटिल स्टेप्स, योर लिटिल एफर्ट्स दैट इज रिपीटेड एवरी डे, दैट इज कॉल्ड सक्सेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 83%। सही आंसर इसका क्या होगा 83%। आगे देखते हैं which is the first state in India to make rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all across the state। आखिर वो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है कि आपको छत पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था कंपलसरी करनी होगी पूरे राज्य में। क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो कर्नाटका है, क्या वो केरला है, क्या वो कोई नहीं है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। और वहां पे ये क्या है, कंपलसरी है। क्या है, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। आंसर करें क्या होगा, कंपलसरी है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कंपलसरी है। चलिए आगे सवाल देखिए, 2 सवाल आपके स्क्रीन पे है और इसका आप लोग जवाब करें। रेन वाटर इज रेफर्ड एज, रेन वाटर का क्या मतलब होता है।
रेन वाटर का क्या मतलब होता है? अंडरग्राउंड वाटर, पोर्टेबल वाटर, रिवर वाटर, नन ऑफ द अबव। रेन वाटर से कहने का क्या एक्चुअली मतलब है? रेन वाटर का क्या मतलब है? बताएं इसका आंसर, जल्दी करें। ठीक है, रेन वाटर का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 12, मार्च 22, मार्च 25, मार्च 30। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जवाब करें। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी जल्दी बोले, इसका जवाब करें क्या होता है। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब? इसका सही जवाब होगा मार्च 22। सबने आंसर किया है? बिल्कुल, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे तो इतनी उम्मीद है कि मैं क्या बताऊं, हाँ, कि सब आप में से हर कोई इस बार जो है परीक्षा जो है पास कर जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सही जवाब, बहुत। याद रखिएगा कि समय और शिक्षा यानी कि टाइम एंड एजुकेशन, टाइम एंड एजुकेशन यानी कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, और कोई रास्ता नहीं है। और इंसान की जिंदगी में, एक छात्र की जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि वो इतना तनाव और इतना फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड महसूस करता है कि सोचता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, चलो, तो गलत कदम उठा लेता है। बिल्कुल नहीं करना है, तनाव में नहीं आना है, सवाल पूछना है खुद से, खुद को मोटिवेशन चाहिए। मैंने कहा इफ यू कांट मोटिवेट योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मोटिवेट यू। जो व्यक्ति खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता ना, किसी की औकात नहीं है कि वो उसे मोटिवेट कर दे। खुद से सवाल पूछे कि यार तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है तू? 2 घंटे तूने बिता दिए, लेकिन तूने ऐसा क्या काम किया जिसके ऊपर तुझे गर्व हो? रोज ये सवाल पूछिए कि मैंने आज ऐसा कौन सा काम किया है कि सीना फुला के खुद से कह सकता हूं आईने के सामने कि हाँ आज मैंने इतना अच्छा काम किया है कि मेरी परीक्षा, आने वाली परीक्षा अच्छी हो सकती है। जवाब अगर मिले पॉजिटिव तो सही, गलत मिले तो आईने में फिर से देखिए कि मुझसे गलती हुई है, सुधारने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिए 39 और 40 का आंसर देखिए क्या होगा। वाटर स्कैरसिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू, कह रहा है कि पानी की कमी आखिर किस कारण से होती है? ओवर पॉपुलेशन से, लो रेनफॉल से, ओवर एक्सप्लोटेशन से, अनइक्वल एक्सेस से। किस कारण से होती है बताइए। ठीक है, एजुकेशन ही, ज्ञान ही जो होता है ना, हमारे दिमाग की खुराक होती है, हमारे दिमाग की मेडिसिन ही वही है। हमारे दिमाग को खाने, दिमाग भूखा होता है। किस चीज का भूखा होता है? लर्निंग का, ज्ञान का, नॉलेज का। दीजिए ना डेली उसको, भूखा रखते हैं डेली तो कमजोर तो होगा ही ना, समझ में कहां से आएगा। ठीक है, हमारे देश में पानी की कमी क्यों होती है भैया? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अधिक ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, पानी की कमी हो जाएगी। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, बिकॉज पानी रिन्यू भी कर सकते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन भी है। ठीक है, क्यों? इट कैन बी रीयूज्ड अगेन, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज बीइंग रिसाइकल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मनुष्य से रिसाइकल करता है। इट इज बीइंग रिन्यूड थ्रू रिडक्शन, रिडक्शन से कर सकते हैं। इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या है भाई ये बताइए, 40 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा? वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्यों? ये एक रिन्यूएबल भी है, बार बार इसे रिन्यू कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे लोग जो है और अच्छी किताबें जो है, कौन? अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज बीइंग रिसाइकल बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए ये रिन्यूएबल है और नेचुरल रिसोर्स है। अगला सवाल, फ्लड इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, है ना, फ्लड जो है वो किस कारण से होता है बताइए। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल, माइनिंग एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करें। ठीक है, फ्लड, बाढ़ आने का कारण क्या है? बाढ़ आने का कारण क्या है? इसलिए मैंने कल एक बात कही थी कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वो केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, लेकिन जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। इसलिए प्रश्न पूछिए, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पोलर आइस पिघल रही है, सी का लेवल बढ़ रहा है, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, हम माइनिंग कर रहे हैं, रैपिड उद्योग बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रहा है कि नहीं। ड्रॉट ऑकर्स व्हेन रेनफॉल इज लेस देन, सूखा यानी बारिश की एकदम कमी कब हो जाती है? जब रेनफॉल कितना से कम हो जाए,
25 से 35, 25 से 50, 35 से 45, 35 से 50%। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा आंसर। ड्रॉट सूखा जो है क्यों होता है, जल्दी आंसर करें इसका। जब बारिश जो है वो 25 से 50% ऑफ रेनफॉल जो है इससे कम हो जाए तो क्या होता है, वहां पे सूखा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है फेमाइन। ओके, अकाल जो पड़ता है ना, अकाल, फेमाइन यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक। तो फेमाइन हो जाता है व्हेन रेनफॉल इज बिलो, जब बारिश जो है कितने के नीचे आ जाए, बिलो 30%, बिलो 40%, बिलो 50%, बिलो 60%। बोले इसका आंसर क्या होगा, बोले क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा। फेमाइन ऑकर्स व्हेन रेनफॉल इज बिलो। जल्दी करें और जल्दी जल्दी जुड़ जाएं आप सबको शेयर कर दे, शेयर जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। बहुत लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन मिलती नहीं, कहाँ से मिलेगी। बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं, सब्सक्राइब कर दिए, बेल नोटिफिकेशन नहीं किए, ठीक है। नेता मत बनो, स्टूडेंट बनो, ठीक है। ये हो जाएगा बिलो 30%, क्या हो जाएगा 30% के नीचे होने से क्या होता है, फेमाइन होता है। नेम द ट्री, उस पेड़ का नाम बताओ विच इज यूज्ड टू लोअर द वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। कह रहा है उस पेड़ का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोअर द वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। मतलब ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है पत्तियों, पौधों की पत्तियों से जो पानी भाप बन के जो उड़ जाता है, इसको कम करने के लिए कौन सा पेड़ सबसे जो है सहायक होता है, जिसमें ट्रांसपीरेशन की क्रिया लगभग नील हो जाती है, बंद कर देता है अपने। ठीक है, एक सिस्टम है, बताएंगे। बताइए क्या होगा 44 क्वेश्चन नंबर का आंसर। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, जल्दी जवाब दे। बहुत अच्छा। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कौन निंदा करता है कौन निंदा नहीं करता है, उससे क्या मतलब है, उसकी चिंता करके अपनी ज़िंदगी खराब करने का क्या फ़ायदा है ना। क्योंकि निंदा से घबरा के होता यह है कि जो लोग अपने लक्ष्य को मत छोड़े, किसी कोई भी कुछ भी कहे उसके डर से अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, निंदा करने वालों की राय तुरंत बदल जाती है। ये तो आप लोगों ने फील किया होगा, है कि नहीं। इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस ट्री क्या करता है, अपने पत्तों को इतने शानदार तरीके से फोल्ड कर लेता है जब ट्रांसपिरेशन की क्रिया तेज होती है। इससे अपने ये ट्रांसपिरेशन की क्रिया को बहुत ही कमेंडेबली, माने इनक्रेडिबली जो है नील कर देता है। माने ट्रांसपिरेशन की क्रिया लगभग ये बंद कर देता है। तो पानी की मात्रा जो है ये बचा के रखता है हमेशा ड्राई एरिया के लिए जब सूखा पड़ता है। ठीक है, आगे है डैश आर द प्राइड ऑफ इंडिया। भाई कौन है हमारे देश का गर्व, जो ऑप्शन दिया है इसमें से, रिवर, ओशियन, डैम्स, पॉन्ड। नदियाँ, समुंदर, हमारे डैम्स या हमारे पॉन्ड्स, कौन है हमारे गर्व। ठीक है, इसमें डिफरेंट आंसर हो सकता है, पर यहाँ ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या होगा इसका, जल्दी करें, चाहे समय नहीं है। सही आंसर होगा हमारा डैम्स। क्या होगा, डैम्स। आगे है द मेजर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाई अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम के द्वारा जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है। ठीक है, ट्राइबल पीपल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव होम्स, द फ्लोरा एंड फाउना गेट डिप्लीटेड, ब्रीडिंग ऑफ वेक्टर्स एंड स्प्रेड ऑफ ईजेस टेक प्लेस। तो ये क्या होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। अपस्ट्रीम का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, उद्योगीकरण जब शुरू होता है तो इसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, 46 का आंसर करें, क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑल द अबव। ठीक है, द मेजर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय अपस्ट्रीम। जो वहाँ के जो जनजाति है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी ज़मीनें ले ली जाती है, उनको बेदखल कर दिया जाता है, फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट एनिमल खत्म हो जाते हैं, वेक्टर्स खत्म हो जाते हैं, जो मैंने बीमारी वाले कीटाणु पैदा होते हैं और चारों तरफ जब बीमारी फैल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं डैश डैम इज सिचुएटेड इन रीजन ऑफ हाई सिस्मिसिटी। इनमें से कौन सा बांध है जो जहां पे बहुत ज्यादा भूकंप की तीव्रता वाले जगह पे बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम, नागार्जुना सागर डैम, भाखड़ा नंगल डैम और तेहरी डैम। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, डैश डैम इज सिचुएटेड इन रीजन ऑफ हाई सिस्मिसिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप की तीव्रता होती है वहाँ इसे बनाया गया है। सही जवाब क्या होगा हमारा, तेहरी डैम। क्या होगा, याद रखिएगा, तेहरी डैम की इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ है, हाई सिस्मिसिटी जोन पे है। विच डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तेहरी, भाखड़ा नंगल, सरदार सरोवर डैम या नागार्जुना सागर। बताएं इसका आंसर क्या होगा। विच डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, बताएं जल्दी क्या होगा।
दूसरे नंबर पे जो आता है वो लखवार डैम है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो इडुक्की है। चौथे नंबर पे जो आता है वो भाखड़ा डैम है। पहले नंबर पे जो आता है वो कौन है? टेहरी डैम है। ठीक है, आगे देखते हैं 49 और 50। ठीक है, कह रहा है विच नेचुरल फैक्टर कॉज ड्रॉट, वो कौन सी प्राकृतिक कारण है जिसके चलते सूखा पड़ता है? ओवर कल्टिवेशन, रेन फेलियर, ओवर ग्रेजिंग, नन ऑफ द अबव। किसके वजह से जो है सूखा फैलता है, बताएं। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी इसका आंसर करें। जी हाँ, इसका आंसर होगा रेन फेलियर, यानी कि बारिश की कमी, पानी नहीं होगी तो सूखा आएगा। डेजर्टिफिकेशन ऑफ कावेरी इज कॉज्ड बाय, कावेरी का जो डेजर्टिफिकेशन हुआ था इसके कारण क्या थे? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, रेजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, या ऑल द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए डेजर्टिफिकेशन ऑफ कावेरी जो है वो क्यों होता है? जल्दी आंसर करें इसका। ये हुआ था बहुत ज़्यादा जंगल काटने की वजह से, शहरीकरण की वजह से, इंडस्ट्री और माइनिंग और अपस्ट्रीम की वजह से, और रेजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की वजह से। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, कारण है डेजर्टिफिकेशन ऑफ कावेरी। ठीक है, अगला सवाल है 51 से है। अब सवाल देखें, अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। द फॉरेस्ट विच ऑकर इन लो रेनफॉल, वो वन जो कम वर्षा वनों में पाए जाते हैं, जहाँ बारिश जो होती है कम होती है वहाँ पे, ठीक है, कौन से जंगल पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ये तो हाई रेनफॉल जो होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पाई जाती है। लो रेनफॉल जो होता है वहाँ कौन मिलता है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये मिला लीजिए आपका आंसर। बहुत अच्छा, बहुत लोग आंसर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट विच ऑकर इन हाई रेनफॉल, तो हाई रेनफॉल, अभी मैंने कहा हाई रेनफॉल पे मिलने वाले जंगल कौन से हैं? 52 नंबर का अभी आंसर करें, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ये हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन जो हमेशा हरियाली से परिपूर्ण रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मैंने करा दिया है, आप लोग को याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, हम लोगों ने कर लिया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, जिम कॉर्बेट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ये हो जाएगा कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है डैश किलोमीटर अबव द अर्थ इज सरफेस एटमॉस्फेयर, मैंने पृथ्वी के कितने किलोमीटर ऊपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर है? 5001, 1000, 1500 या 2000? ठीक है, ये 500 होगा, ये क्या है 1 नहीं है, ये 500 होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कितने ऊपर जो है हमारा जो है एटमॉस्फेयर है? जी आंसर करें फटाफट। सही जवाब है इसका 500 किलोमीटर। क्या जवाब होगा? 500 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है आपका कि बायोस्फीयर एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ बिटवीन डैश मीटर बिलो द सी लेवल एंड डैश मीटर अबव द सी लेवल। कह रहा है कि समुद्र के नीचे, ठीक है, और समुद्र के सतह के ऊपर, है ना, कितने कितने मीटर पे जो है बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों पाए जाते हैं, ये बायोस्फीयर वहाँ पे उपलब्ध है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा देख लीजिए, थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा जो दिया हुआ है, ये है आपका 10,000 मीटर एंड 5,000 मीटर। अगर किसी को भी इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे बाद में। ठीक है, लिविंग थिंग इन एन एनवायरनमेंट नोन एज, किसी भी वातावरण में जो लिविंग थिंग्स जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एबायोटिक, बायोटिक, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म या प्लांट। बताइए क्या होगा 56 नंबर सवाल का जवाब, जल्दी बताइए। लिविंग थिंग, किसी भी एनवायरनमेंट में जो जैविक तत्व पाए जाते हैं, जो सजीव पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि हमारा जो बायोस्फीयर है 2 से बना हुआ है, एक है एबायोटिक नॉन लिविंग और एक है बायोटिक यानी कि लिविंग, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा? बायोटिक। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉपरली चीज समझ में आ रही है। ये रिवीजन क्लास है ताकि आपके एग्जाम्स के पहले तगड़ा आपका रिवीजन हो जाए, मन में मलाल ना हो, और उनको भी मलाल ना हो जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनको चैनल मिला है, जो उनका कोई दोष नहीं है, जो आज भी मेरे चैनल पे हैं और लगभग
4-5 दिन या एक बहुत ज़्यादा होगा तो 1 से 2 हफ्ते से ही हमारा चैनल देख रहे हैं, उनके लिए शायद संभव नहीं है कि लगभग 114-15 वीडियो हम लोगों ने डाल दिया। टोटली आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे प्रीमियम वीडियो है। ये तो आपको देख के भी लगता होगा, उनको भी कोई मलाल नहीं होगा कि हमारी तैयारी कम है, बिल्कुल तैयारी कम नहीं है। ठीक है, बस जहाँ से शुरू किए हैं वहीं से चलते जाइए। पूरी रिवीजन हो रही है, बाकी लोगों के साथ पूरी रिवीजन हो रही है, तो आप उनके साथ ही चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। पीपल डिराइविंग प्लेजर ऑन सीइंग विच फैक्टर, लोगों को क्या देखकर जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है? फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, एस्थेटिक फैक्टर्स। बहुत ही अच्छा जवाब है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, क्योंकि ये फैक्टर ऐसे हैं जिनका बाहरी रूप, फिजिकल रूप, इंटीरियर, एक्सटीरियर देख के लोगों को बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है देख के। ठीक है, प्लेजर मिलता है, ये हो जाएगा एस्थेटिक फैक्टर्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेड, इनमें से कौन हवा को प्रदूषित करने वाला तत्व नहीं है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से कौन है जो एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है? एयर पोल्यूटेंट नहीं है, हवा को प्रदूषित नहीं करता, कौन होगा? क्या वो स्मोक है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन गैस है, क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है? इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस, जो हमारे वातावरण में लगभग 70% के आसपास है, 70 या 72% के आसपास है। नेक्स्ट है, आगे है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इवापोरेट्स वाटर, पौधे का वो कौन सा हिस्सा है जहां से पानी जो है इवापोरेट होता है, वाष्प बन के वातावरण में विलीन हो जाता है? स्टोमेटा है, फ्रूट है, ब्रांच है, रूट है? क्या बात है, सवाल सारे करवा दिए हैं मैंने, क्या गजब की रिवीजन हो रही है, मज़ा आ जाएगा रिवीजन करते हुए। ठीक है, याद रखिए, जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, है ना, और जो नाकामयाब होते हैं ना वो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कामयाबों की या नाकामयाबों की। ठीक है, ये फैसला आपका होगा। बताइए 59 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? स्टोमेटा, जो पत्तियों के पीछे जो जगह छिद्र होती है, माइक्रो होल्स होते हैं, वहीं से ट्रांसपिरेशन की क्रिया यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया होती है। न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब है? एनी फैमिली बोर्न आफ्टर 1950, फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, एंटायर फैमिली इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन, देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। जवाब दे, इसका आंसर क्या होगा? जी जल्दी करें। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा इसका आंसर? फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी माता पिता और उनके बच्चे जो होते हैं उसे ही हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 61 और 62 का, और जवाब दे इसका क्या होगा कि इन विच ईयर, कह रहा किस साल यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड। आप लोग जवाब देते रहे, मैं आंसर देता रहूंगा ताकि जल्दी चीजें खत्म हो जाए। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कब हुआ था? स्टॉकहोम में 1962, 1972, 1982, 1992, और जवाब दे इसका क्या होगा? 5 जून को हुआ था। ठीक है, लेकिन किस साल? ठीक है, किस साल हुआ था इसका आप लोग जवाब करें। ठीक है, किस साल हुआ था? ठीक है, सही जवाब क्या होगा आपका? 1972। ये 5 जून 1972 को हुआ था। द पीपल शुड बिकेम अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ, लोगों को आखिर किस खतरे के बारे में अवेयर रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, डिफॉरेस्टेशन एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड ऑल ऑफ द अबव। ऐसे सवालों का जवाब तो हलवा होता है, बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा इसका। बताएं कि लोगों को किस खतरे से अवगत होना चाहिए? जनसंख्या विस्फोट, डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटना, ओजोन लेयर का बर्बाद होना, औद्योगिकरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब। ठीक है, सही आंसर होगा ऑल द अबव। आंसर करते रहें और मुझे अंत बताएं कि आपका मार्क्स कितना है। आप लोग कमेंट नहीं करते, मार्क्स नहीं बताते अपना, बताएं करें। हाँ बढ़िया है, एवैल्यूएशन इज नेसेसरी, एवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो पर्यावरणीय शिक्षा है इज अ डेलिबरेट एफर्ट, ठीक है, टू अकम्प्लिश द नोबल टास्क। अब ये एक ऐसी शिक्षा है जो दी जाती है ताकि जो एक बहुत ही महान काम है किसका पूरा किया जा सके। कंजर्विंग द एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट, अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी करें, क्या आंसर होगा इसका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। मैन मेड एनवायरमेंट इंक्लूड्स, माने मानव निर्मित जो पर्यावरण होता है उसमें क्या क्या है? ह्यूमन ग्रुप्स, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स, ऑल ऑफ द अबव।
जल्दी करें। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑल द अबव। रुकना नहीं है, रुकना किसी को नहीं है, ठीक है, ना भागना है और ना ही रुकना है, बस हमेशा चलते रहना है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 65 और जवाब दे क्वेश्चन नंबर 65 का आपका उत्तर क्या होगा। एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन, एनवायरमेंट की जब स्टडी करते हैं तो किस बात पे ज्ञान देता है? रिचनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलेशनशिप ऑफ इकोसिस्टम्स, अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, या सभी के बारे में देता है, ऑल ऑफ द अबव के बारे में देता है। जवाब करें जल्दी। ठीक है, जल्दी आंसर करें। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, ठीक है, और कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताने लगे जिंदगी भर, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डैश मिलियंस ईयर अगो, इतने लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। किसकी? जीवन की। 1500, 2500, 3500 मिलियन, 4500 मिलियन। भैया कौन सा मिलियन? कितने साल, लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था? बताइए, जल्दी आंसर करें, फटाफट आंसर करें जी। सही जवाब होगा 3500 मिलियन साल पहले, ठीक है। अगला कह रहा है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? CO2, SO2, N2, CH2, ठीक है। कौन सा गैस जिम्मेदार है बताइए? ये CH4 है। CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस। क्या गैस? मीथेन गैस। बताइए कौन सा गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्या बात है, शानदार, कार्बन डाइऑक्साइड। द गैस विच डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल प्लांट लीव्स इज, कह रहा है वो कौन सा गैस है जो पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, कह सकते हैं जो किचन होता है जहां सारे मसाले पड़े रहते हैं खाना बनाने के लिए, रेसिपी तैयार होती है, उस क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने कौन नष्ट कर देता है? SO2, CO2 है ना, SO3 है, सॉरी ये SO3 है, उसके बाद आपका CO2 है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, और आपका लास्ट जो है वो H2S है। बताइए कौन गैस जिम्मेदार है इसके लिए? कौन गैस जिम्मेदार है इसके लिए? जवाब दे, बहुत अच्छा सवाल है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट which is very helpful to initiate the process of and finalize the process of photosynthesis in order to make glucose, that is the food, and oxygen, that is the byproduct of the photosynthesis that we get to inhale, to breathe in, so that we may live on this planet. सही आंसर होगा SO2। सही आंसर क्या होगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। Which of the following 3 R's रिगार्डेड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वो कौन से 3 R है जिसे पर्यावरण के दोस्त माने जाते हैं? कल मैंने इसी क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन के सेट में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आंसर तो वही था जो अब होगा, ठीक है, ठीक है। बताइए है ना, दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो सूरज की तरह चमके, है ना, ऐसे थोड़े ना होता है। हर कोई सूरज की तरह चमकना चाहता तो है, लेकिन सूरज की तरह जलना कोई नहीं चाहता है। ये तो वही बात हो गई ना कि स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता। तो सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो सूरज की तरह जलना सीखो, ठीक है। इसका सही आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर कीजिए, क्या होगा? ये होगा रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता क्या है? बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा फाउना सब कुछ हमारे बायोडाइवर्सिटी में है। क्या होता है? मेनी पॉपुलेशंस ऑफ द वन स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन वन फॉरेस्ट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन मेनी फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? कह रहा है मेनी पॉपुलेशंस ऑफ एक ही स्पीसीज के, एक ही जंगल में बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना एक ही जंगल में, बहुत सारे फ्लोरा एंड फाउना बहुत सारे जंगल में, से सारी बातें सही है। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? बायो जहाँ बायोटिक दोनों कंपोनेंट जो है विभिन्न तरह से विभिन्न मात्राएं पाए जाते हैं, चाहे एक ही तरह के मिले चाहे अलग अलग तरह के मिले, ऑल ऑफ द अबव सही है। अगला सवाल का जवाब और बताइए कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, ठीक है,
एनवायरनमेंट में क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। कितनी बार बता चुका हूँ ये सवाल का जवाब, और आप लोग ज़रूर देंगे, मुझे पता है। एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, जी हाँ, इसमें एबायोटिक और बायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी एक्सहेल, यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है जो हम सांसों के द्वारा छोड़ देते हैं, वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, जवाब दे। जो हम सांस से छोड़ते हैं, सांस के द्वारा छोड़ते हैं, वो पूछा है कितनी होती है। ध्यान से सवाल समझे, हड़बड़ी में इसका जवाब ना दे, ठीक है। क्या होगा इसका हो जाएगा हमारा 4%, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, कह रहा है कि ओजोन लेयर जो है क्या सोख लेता है, क्या सोख ले। सब पढ़ा दिए हैं, एनवायरमेंटल और ग्लोबल इश्यू मैंने सब कुछ आप लोग को पढ़ा दिया है, और आप लोग जवाब देंगे, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब दे कि ओजोन लेयर जो होता है, जो मोटी परत है, वो क्या सोखता है, सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसके कारण ज़्यादा होने से मेलोनर्मा, जिसे हम लोग कहते हैं स्किन कैंसर, ये हो जाता है। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाई, हरित क्रांति, ये शब्द किसने दिया था, एम.एस. स्वामीनाथन, चार्ल्स एल्टन, विलियम गॉड, ई ओडोम। यहाँ पूछा नहीं है भारत में या कहाँ, तो ये विश्व की बात कह रहा है। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कॉइन्ड बाई, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से कहते हैं वो कौन होता है, विलियम गॉड एंड नॉर्मन बोरलॉग। ये है विलियम गॉड एंड नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर में बड़ा ही कमाल करके दिखाया, जिससे बहुत तेज़ी से देश में खेती की गई और अनाज की उत्पत्ति जो है तेज़ी से की गई, अलग अलग अनाज की ज़बरदस्त पैदावार हुई। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड, बायोटिक रिसोर्स में बायोटिक है ना, जैविक रिसोर्स में क्या क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल, ह्यूमन पॉपुलेशन, कोल एंड ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। बताइए बायोटिक में कौन आता है, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करें। अब एग्जाम एकदम सर पे है, ठीक है, जल्दी करें। बायोटिक रिसोर्स इंक्लूड्स, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑल द अबव। जी हाँ, कोयला और तेल भी बायोटिक में ही आता है, क्योंकि जो जितने भी मिनरल फ्यूल्स, ये कोल और ऑयल क्या है, मिनरल फ्यूल्स है, और इसे भी बायोटिक में ही कंसीडर किया जाता है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम यू नो और प्रोडक्ट्स फ्रॉम जो डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो पहले जीवित थे लेकिन आज वो मर गए, उन्हीं के डिकम्पोजिशन होने के बाद पेट्रोलियम या कोल या मिनरल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश % ऑफ द वर्ल्ड एरिया कवर्स फॉरेस्ट लैंड, ये हो जाएगा कवर्स। संसार का कितना % एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, बताए 25, 30, 31 और 33। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करें। ये आंसर होगा 31%। कितना %? 31%। अगला सवाल देखिए क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। कह रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो फाउंड है बिटवीन नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो मैं ठीक से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। पूछा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन, यहाँ पे डैश है, कितना डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड कितना डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, ये आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन डैश नॉर्थ लैटिट्यूड एंड डैश साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? 30 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। अगला है वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें वन और वन्य जीवन इनको बचाना क्यों जरूरी है? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू मेंटेन बैलेंस, टू कंटिन्यू फूड चेन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 78 बताएं, क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा? वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट, क्यों बचाएं वन, क्यों बचाएं जंगल, ठीक है। सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हाँ, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस, और फूड चेन को कंटिन्यू करने के लिए, अदरवाइज पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही बर्बाद होकर रह जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड। वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिससे क्या करते हैं? इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल,
नॉट प्रैक्टिस्ड इन मॉडर्न डेज, आजकल यूज नहीं होता है। हैज नो रिलेशन विथ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से कोई रिलेशन नहीं है। डिक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, बताइए इसका क्या होगा। वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी को संरक्षित करना, बचाना, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, क्यों करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कि जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे जो हमारे लिए जो बहुमूल्य चीज़ है हमारे ज़िंदगी को जीने के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब लोग इसको पीते हैं, उसको हमेशा रिचार्ज रहे। अगर रिचार्ज खत्म हो गया, पूरा जो मानव जाति है वो क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद रिन्यू नहीं कर सकते। कौन सा होगा इसका आंसर, बहुत ही शानदार सवाल है। नॉन है, नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल तो है लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा फॉसिल फ्यूल। बाकी तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट तो अलग चीज़ है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। अगला सवाल है 81 और 82 और देखें क्या है। ये कहता है अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, है एक नेचुरल रिसोर्स होगा लेकिन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल होना चाहिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81, अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, बताएं क्या होगा, ठीक है। अ रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, हर रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्टिबल होता है, सिर्फ सोलर पावर, विंड पावर, टाइडल, वेव पावर और थर्मल पावर को छोड़कर, ठीक है। कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है, मतलब खत्म हो जाने वाले। आपको बताना है रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल, ठीक है। रिन्यू भी कर सकते हैं और ये खत्म भी हो जाता है। वो कौन है, फॉरेस्ट, ठीक है। और सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं सॉइल है, प्लांट है, वाटर है, ठीक है ना। उसके बाद आपका एनिमल्स है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इन सब को हम लोग रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब पूछा है एन इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो खत्म नहीं होता और जिसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा, क्या होगा। वुड, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर। बहुत ध्यान से करें इसका आंसर। एन इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा, आंसर देख लिया आप लोग, हाइड्रो पावर। क्या है, हाइड्रो यानी पानी ही चलने वाला पावर, ठीक है। आगे बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दिया था, इसे ध्यान से आपको उसका आंसर करना है। और सवाल है बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोगैस, जैविक गैस जो है वह किस तरह का प्राकृतिक संसाधन है। क्या ये रिन्यू हो जाता है, क्या ये इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन कन्वेंशनल है, या बोथ एएनसी रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। बताइए बायोगैस विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, किस तरह का होता है, ठीक है। बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, करें इसका आंसर। बायोगैस जो होता है, जो जैविक गैस जो होता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ये बार बार इसको हम लोग बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्शन और जो यूज साइकिल होता है वो कंटिन्यूअस होता है और इसमें से कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रो करेगा, डिकम्पोज होगा, उससे बायोगैस बनेगा, ठीक है। जैसे गोबर गैस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल है। क्या है, 83 का आंसर हमारा क्या होगा, रिन्यूएबल। अगला है अ स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया, ऐसी कोई भी प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी स्पीसीज जाति जो एक निश्चित एरिया तक ही क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट रहती है, वहीं पे वो पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज, जो एक गिवन एरिया में ही रेस्ट्रिक्ट होके रह जाती है। अगला सवाल ले ले, और अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, जवाब दे इसका। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, एनवायरनमेंट से जुड़ा है, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, देखें बोर्ड पे और बताएं इसका आंसर, ठीक है। IUCN stands for, क्या होगा इसका आंसर। IUCN, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति को संरक्षण करने के लिए बनाया गया, इसे कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। यूजेज ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड, वन का जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या क्या शामिल है, जंगलों को किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटिव फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बहुत जगह सवाल थोड़े आसान भी है, बहुत जगह सवाल आपके टेढ़े भी हैं, दोनों को बैलेंस करके पूरे रिवीजन करके और नए नए सवालों के साथ आपके पास आए हैं ताकि आपकी पूरी रिवीजन एग्जाम के पहले हो जाए। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा और जल्दी करें। ठीक है, बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इससे प्रोडक्शन भी होता है, चीज़ों को प्रोटेक्ट भी किया जाता है, फ्लोरा एंड फाउना को, और रेगुलेशन भी होता है, दोनों ही चीज़ें, तीनों चीज़ें होती हैं, तो ऑल द अबव। ठीक है, अगला सवाल है कि 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब, कह रहा है कि 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वो 1 एकड़ फॉरेस्ट कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोख लेता है। 1 एकड़ में फैला हुआ जंगल कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, 2 टन, 4 टन, 6 टन, 8 टन, बताइए इसका आंसर। क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब डैश टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 8 टन, यानी कि ये 7 से 8 टन जो होता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 1 एकड़ में फैला हुआ जंगल 7 से 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो आप बताइए कि वन, पेड़ पौधे, जंगल कितने ज़रूरी हैं आपके अपने जीवन के अस्तित्व के लिए, वरना एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बन के रह जाएंगे, है ना। डैश टन्स ऑफ रिलीज्ड बाय डैश टन्स ऑफ व्हाट, क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। ये सवाल छोड़ देते हैं, थोड़ा सा गलत सवाल है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है देख लीजिए एक बार। ठीक है, कहता है कि डैश इज वेरी एसेंशियल फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ, है ना, और अच्छे एनवायरनमेंट के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O यानी कि पानी, या ऑल ऑफ द अबव, बताएं सही आंसर क्या होगा। एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, अरे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होगा तो फाउना खत्म हो जाएगा, और पानी के बिना तो किसी का अस्तित्व नहीं है, ऑल द अबव। रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम इज सक्सेसफुली अचीव्ड बाय, यानी कि एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम का जो रेगुलेशन, नियम कानून जो है वो सक्सेसफुली अचीव होता है किसके द्वारा, फॉरेस्ट रिसोर्स के द्वारा, वाटर रिसोर्स के द्वारा, फूड रिसोर्स के द्वारा, लैंड रिसोर्स के द्वारा, किसके द्वारा होता है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। एनवायरनमेंट में जो संतुलन होता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा किसके द्वारा अचीव किया जाता है, किसके द्वारा इसको प्राप्त कर लिया जाता है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। क्या होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए क्या है। द पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड व्हिच इज गिवन बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, फूड रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, बताएं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, मनुष्य की सुख शांति सब कुछ आखिर किस पे डिपेंड है। ठीक है, किस पे डिपेंड है, बिल्कुल, इसलिए तो भूटान ने अपना लगभग 60% के आसपास जो एरिया है वो फॉरेस्ट रखा है, इसलिए हैप्पीएस्ट कंट्री में भूटान जो है शामिल होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ का टूरिस्ट जो है काफ़ी महंगा है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस %। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिर से एक बार अच्छे से देख देता हूँ कि मिनिमम एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू मेंटेन गुड इकोलॉजिकल बैलेंस, माने एक अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस अगर आपको मेंटेन करना है अपने चारों ओर, एक परिस्थिति तंत्र अगर आपको बढ़िया मेंटेन करना है, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपके आसपास के जगह का कितना % एरिया वन का होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। जी हाँ, सही जवाब है 1/3, यानी कि आप जितना जगह आपके आसपास है उसका 1/3 हिस्सा वन होना चाहिए। वृक्ष लगाना शुरू कर दीजिए कम से कम अपने घर के आसपास। ठीक है, हर एक कोई अपना घर सजा लेगा ना तो दुनिया अपने आप सज जाएगी, है ना। अगला सवाल है,
अगला सवाल है कि डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ, कह रहा है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इससे क्या खत्म हो जाता है, रेनफॉल, सॉइल एरोजन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। डिफॉरेस्टेशन किसकी कमी कर देता है, तो ये हम लोग ऑलरेडी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसका हमने आंसर भी दिया था। और आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, बारिश में कमी होती है। पेड़ पौधे, वन को, जंगल को अगर आप काट ही देंगे तो बारिश क्यों होगी, बारिश को तो पेड़ पौधों को तो बारिश से प्यार है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है ना, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है बताइए, मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21, जून 21 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, कब मनाया जाता है, इसका जवाब करें। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है कब मनाया जाता है, इसका जवाब करें। बोलिए क्या होगा इसका आंसर, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, मार्च 21 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च 21 को मनाया जाता है। अगला सवाल है, रैपिड फायर राउंड चल रहा है और ये रिवीजन है आपकी पूरी। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैश आवर प्लैनेट इज नेम्ड एज लिविंग, किसके उपस्थिति की वजह से हमारे ग्रह को एक जिंदा ग्रह कहा जाता है, लिविंग प्लैनेट कहा जाता है। क्या एयर की वजह से, फूड की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से, वाटर की वजह से, किसकी वजह से किया जाता है हमारे पृथ्वी को जिंदा ग्रह कहा जाता है, किसकी वजह से कहते हैं जी, इसका सही जवाब होगा पानी, यानी कि जल ही जीवन है। डैश इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द सस्टेनेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके जिंदगी और जिंदा रहने के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या वो पानी है, क्या वो फूड है, क्या वो फॉरेस्ट है, क्या वो एयर है, किसके लिए बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, एयर, सही जवाब होगा एयर। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर रेडी रखें ताकि मेरे सवाल से जवाब मिला सके। सवाल है, द यूएन काउंसिल डिक्लेयर डैश ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, कह रहा है कि यूएन काउंसिल ने किस साल को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय साल ऑफ साफ पानी यानी कि फ्रेश वाटर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बोला था, किस साल को बोला था, 1973, 1983, 1993, 2003, किसको बोला था, किसको बोला था, किसको बोला था, जल्दी बोलिए, आंसर होगा 2003। सॉइल एरोजन इज कॉज्ड बाय, मिट्टी का अपरदन किसके चलते होता है, हमने अभी किया है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन भी है, ग्रेजिंग भी है, लैंडस्लाइड भी है, ये सारे कारण है। लैंडस्लाइड की वजह से भी मिट्टी कट के बह जाती है, बारिश के समय जो लोग पहाड़ घूमने जाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, गैंगटॉक, शिमला, मेघालय जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी अपरदन बहुत ज़्यादा होती है, लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा पहाड़ धस के नीचे आता है, ठीक है। अगला सवाल है, ये है हमारे आज के सेशन का पूरा 2 सवाल जिसको लेके हो जाएगा 100 सवाल, ठीक है ना। सेंचुरियन ये होने जा रहा है, सेंचुरियन डैश प्लांट्स विच हैव नो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी स्टार्ट ग्रोइंग, ऐसे पौधे जिनकी सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जो मिट्टी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, वो उगना शुरू कर देते हैं, उनका नाम क्या है, क्या वो पैर्थेनियम है, क्या वो लैंटाना है, क्या वो ज़ैंथियम है, कि सभी है, बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। जवाब करें, इस सवाल का जवाब करें क्या होगा, ठीक है। इसका बहुत ही शानदार सवाल है, इसका जवाब होगा ऑल द अबव, पैर्थेनियम, लैंटाना और ज़ैंथियम, तीनों जो है विच हैव नो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी स्टार्ट ग्रोइंग। अगला है, और ये 100वां क्वेश्चन है और ये आज का 100 सेंचुरियन क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया। आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बताएं 1 गीगा जूल्स इक्वल टू 1 गीगा जूल्स किसके बराबर होता है, 1 गीगा जूल्स किसके बराबर होता है, बहुत ही शानदार सवाल है, आप इसका आंसर करें, ठीक है। 1 गीगा जूल्स जो है किसके बराबर होता है, तो यहां पे एक गलती है, ये जो 15 बैरल है ये हो जाएगा 0.16 बैरल्स ऑफ ऑयल, थोड़ा करेक्शन कर ले, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यही वाला होगा, बी नंबर। 1 गीगा जूल जो है वो 0.16 बैरल ऑफ तेल के बराबर होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पहले नहीं आए थे, ठीक है। ये इस वीडियो का बहुत ही शानदार सवाल है। अगला है, एन एवरेज पर्सन, ये 101 नंबर सवाल, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम्स अबाउट डैश गीगा जूल्स पर ईयर, एक एवरेज व्यक्ति जो होता है वो हर साल कितना गीगा जूल्स कंज्यूम करता है एनर्जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, 101 का आंसर क्या होगा, एन एवरेज पर्सन कंज्यूम्स अबाउट डैश गीगा जूल्स पर ईयर, बताइए क्या होगा जी।
आंसर होगा 300 गीगा जूल्स। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली होता है 284, ठीक है, जिसे हम लोग 300 में बोल सकते हैं। 300 गीगा जूल्स जो है एनर्जी जो है एक व्यक्ति पर ईयर जो है एवरेज इंसान जो है कंज्यूम करता है, उपभोग करता है। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो कि अविकसित देश है, मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू फूड स्कैर्सिटी। हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है, कंट्रीज के बाद जो है यहाँ पे डैश है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो अविकसित देश है, डैश मिलियन पीपल हर साल जो है सिर्फ भूखमरी से मर जाते हैं, भोजन की कमी से मर जाते हैं। सोचिए कितनी कैफियत होती होगी यहाँ, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और हमारे पास हर दिन इतने हम फेंक देते हैं जिसे पता नहीं कितने भूखे लोग रोज खा लें हमारे घर से फेंके गए अन्न से, ठीक है। तो कितने मिलियन लोग जो है हर साल भोजन की कमी से मर जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। ये आंकड़ा सुनकर आप भी घबरा जाएंगे, ठीक है। यह है 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री में हर साल मरते हैं। सोच लीजिए, खाना फेंकने से पहले एक बार इनके बारे में सोच लीजिएगा। थाली में उतना ही लीजिए जितना आपकी भूख है, जितना पेट आपका ले सके, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, डैश इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स विच एंटर इनटू द फूड चेन, ठीक है। 103 नंबर सवाल का आंसर करें। डैश इज द सेकेंड जनरेशन का एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवा है जो हमारे फूड चेन में एंटर करता है। यह है मैलाथोइन, बोरिक एसिड, डाइजीनियन या डीडीटी, ठीक है। डीडीटी भी मैंने पहले नहीं करवाया था, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है ताकि आपको एग्जाम में डीडीटी को लेकर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डीडीटी, इसका आंसर क्या होगा? डीडीटी होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा? आपका डीडीटी होगा। और बता दूं इसका सही मतलब क्या है? डाइफिनाइल, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सो डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम है। और ये सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स है जो हमारे फूड चेन में एंटर कर चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन के बहुत ही शानदार 103 सवाल। मुझे लगता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 103 सवाल, और इसके बाद और भी वीडियो आने वाली है ईवीएस पे और मैथ्स पेडागोजी पे। तो ईवीएस की 103 नहीं है बल्कि और भी सवाल होंगे, और मैथ्स पेडागोजी भी सवाल मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंसर करा है, सभी ने आंसर करा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंतज़ार ना करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में हमेशा रखें कि और ये कभी ना सोचें कि आप जो है ना दुनिया में अकेले हो, लेकिन ना, क्योंकि आप ये सोचें कि ये ना कि आप दुनिया में अकेले हो, बल्कि ये सोचें कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, है कि नहीं। तो मैंने भी ये जर्नी शुरू की है इसी सोच के कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन आपके सामने ही है, लाइक कर दे, शेयर कर दे, शेयर नहीं करते हैं शेयर कर देना, किसी ना किसी को शेयर कर दे, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो एक बार शेयर से किसी ना किसी को कर दे ताकि वो भी पढ़ ले, उसको पता चल जाए, उसके माध्यम से किसी और के पास चल जाए। क्यों आप नहीं चाहते हैं कि काबिल एकेडमी का ये परिवार एक दिन इतना बड़ा हो जाए कि आप भी गर्व से कह सके कि आप काबिल एकेडमी के साथ उस वक्त जुड़े थे जब सर अकेले थे। तो मैं अकेला नहीं था, आप लोग मेरे साथ थे, आपका प्यार मेरा साथ था, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ मेरे साथ थी, और इसी दुआ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम सबके साथ बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो हम साथ बढ़ेंगे और ऊंचाई तक पहुंचेंगे, सफलता की सीढ़ी, सफलता के शीर्ष तक पहुंचेंगे। तो अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए थैंक यू।